नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पत्रम पुष्पम की सहायता करें हमको। जो स्क्रीन पर आपको क्यूआर दिख रहा है उसको स्कैन करके। यह है बहुत प्रसिद्ध पुस्तक ऑल रिलीजन्स आर नॉट द सेम। अवश्य लें और रिव्यू भी लिखें अमेज़ॉन पर। देखिए, ये हैं हिंदू टेम्पल सीरीज़ की 2 टी-शर्ट्स। यह है अयोध्या, काशी, मथुरा और यह है मंदिर वहीं बनाया है। अपना मर्चेंडाइज स्टोर पर जाकर आप इसे परचेज कर सकते हैं, क्रय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज जैसा कि आप जानते हैं, राम जन्मभूमि के बारे में हम लगातार बात कर ही रहे हैं। और आज हमारे साथ एक युवा, मैं कहूँ नेता नेत्री, रश्मि सामंत जी, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी है। यह है आपके सामने, राम जन्मभूमि द इंस्पिरेशन फॉर हिंदू रिसर्जेंस। पहले रश्मि सामंत जी से आप लोगों का परिचय करा दूं। रश्मि सामंत जी जो हैं वो वैसे तो दक्षिण भारत की हैं, उडुपी, इज इट? जी, उडुपी से हैं और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पहली भारतीय महिला प्रेसिडेंट थी, राइट? पहली भारतीय महिला छात्र संघ अध्यक्ष। छात्र संघ अध्यक्ष। और आप दक्षिण भारत से हैं, लेकिन आज ये शुद्ध हिंदी में भी बात करने वाली है आपसे। जी, कभी कभी मैं बीच शुद्ध में हिंदी में है। बात करूंगी आज, और मैं इस विमर्श को तोड़ दूंगी कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत में अलगाव है। बहुत अच्छे, बहुत बहुत सुंदर, अति सुंदर। रश्मि जी, आप ये बताएं कि ये जो पुस्तक आपने लिखी है, राम जन्मभूमि द इंस्पिरेशन फॉर हिंदू रिसर्जेंस, इसकी प्रेरणा कैसे मिली आपको? आपके जो स्ट्रगल्स थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, जहां आपके साथ बड़ा भेदभाव किया गया, आपको विवश किया गया कि आप जो है वो ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट का पद छोड़ें, और उसके बाद फिर वहाँ पर काफ़ी कुछ लीगल एक्शंस भी हुए जिसमें आपके जो विरोधी थे उनको थोड़ा नीचा भी देखना पड़ा। तो उस समय आपको लगा क्या कि एक हिंदू विरोधी मानसिकता पूरे विश्व में है, विशेषकर पश्चिम में, और अभी भी है, जिस मानसिकता से उन्होंने हमारे ऊपर राज्य किया 200 वर्ष, 250 वर्ष, वो मानसिकता अभी भी आपको वहाँ दिखती है? संजय जी, वो मानसिकता रही है दूसरों को हीन भाव से, स्वभाव से देखने का। और इसी एक तरह से जो सिस्टम रहा है, उसी के दौरान तो वो आज भी एक दुनिया का सबसे उच्च इकोनॉमी के स्तर पे आए हैं, क्योंकि वो ये जताते हैं कि जो भी भारतीय लोगों के पास है, सिर्फ भारत के लोग ने, जो ग्लोबल साउथ कहते हैं ये लोग, वो सब एक व्हाइट मैन का गिफ्ट है। जो हम कपड़े पहनने का ढंग है, खाना खाने का ढंग, या भाषा जो हम बोलते हैं, वो ऐसे दर्शाते हैं कि इससे पहले हम तो बस जंगली जानवर की तरह रहते थे और उनके आते ही हमारी जिंदगी संवर गई। और मैं जब छात्र संघ की चुनाव के लिए खड़ी हो गई थी, अध्यक्ष पद के लिए, तो उन्होंने मुझसे प्रश्न किया था कि आप डीकोलोनाइजेशन की बात क्यों कर रहे हो, जबकि कॉलोनाइजेशन आप जैसों के लिए तो एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस था, आपको सभ्यता की ओर लेके गई। तो ऐसे मतलब प्रश्न मुझसे किए गए थे। तो मैं एक तरह से, क्या कहते हैं, मैंने ये सब देखा हुआ है, मैंने ये सब सहा हुआ है, और मुझे लगता है कि हमें अपनी कहानी खुद लिखनी चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी कहानी खुद नहीं लिखेंगे तो वो हमें ऐसे दर्शाएंगे जैसे उन्हें दर्शाना है। और इससे उनको ना एडवांटेज भी है। ऐसा नहीं है संजय जी कि हम बस कहेंगे कि हम विश्व गुरु हैं या थे, 10वीं शताब्दी के पहले सोने की चिड़िया थी। इससे सिर्फ ईगो बूस्ट नहीं होता है, इससे एक ग्लोबल मार्केट प्लेस का जो सेटिंग है वो भी इसी से तो डिटरमिन होती है कि कौन, हु इज ऑन टॉप ऑफ द पिरामिड ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी एंड हु इज एट द बॉटम। राइट, जब एब्सोल्युटली। तक हमें वो ऐसे दिखाएंगे कि ये लोग बिछड़े लोग हैं, वो हमसे वही काम करवाएंगे कॉल सेंटर वाली, या फिर वही मैन्युफैक्चरिंग कराएंगे जो स्पेयर पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो जो हाई हाई टेक्नोलॉजी की मैन्युफैक्चरिंग और टॉप सर्विसेज
तो वहीं पे सीडेड रहेगी ना, सो दे मेक द डॉलर ऑन द सेंट्स। तो सबसे ज्यादा एफर्ट हम करेंगे और सबसे ज्यादा पैसे वो कमाएंगे। तो यही एक सिस्टम रहा है, और ये तभी टूट पाएगा जब हम ये इंटरनलाइज कर ले कि हमारे पास जो है, हमारी जो रिच सिविलाइजेशनल हिस्ट्री है वो क्या थी, हम उसे रियलाइज करेंगे और हम उसे अपनाएंगे, और वो खोई हुई जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, उसे हम वापस ले लेंगे। तब हम इस ग्लोबल मार्केट फोर्स के चंगुल से बाहर आ पाएंगे एज एज अ सिविलाइजेशन, क्योंकि वो साइकी का भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। मैंने जाना कि जब तक शेर अपनी कहानी खुद नहीं लिखेगा तो हर कहानी शिकारी को ही ग्लोरीफाई करेगा। तो इसलिए मैंने ये पुस्तक भी लिखा। मेरा पहला पुस्तक है हिंदू इन ऑक्सफोर्ड भी मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि मेरी कहानी लोगों ने अपने हिसाब से कहने की कोशिश की, पर मुझे लगा कि जब तक हम अपनी कहानी नहीं लिखेंगे तो दुनिया सच को नहीं जान पाएगा। दैट इज अ वेरी वेरी वेलकम स्टेप यू हैव टेकन, बहुत अच्छी बात है ये। और ये जो आपने सारी बात कही, डीकॉलोनाइजेशन वाली जो बात है, ये क्या आप ये मानती हैं कि भगवान राम के जो आदर्श हैं वो इस पश्चिम को बिल्कुल पसंद इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि जब भगवान राम के आदर्श उनके सामने रखे जाते हैं और जो उन्होंने किया है कॉलोनाइजेशन के पीरियड में, तो उनको लगता है कि वो सैवेजेस हैं और जो असली सभ्यता थी वो ये है, तो इसको किसी भी तरह से रोको। तो संजय जी, मुझे लगता है कि हमारे कम्युनिटी, हमारे समाज में जो संघर्ष करने की जो क्षमता है ना, वो इसलिए है क्योंकि हम रामायण और महाभारत को अपनाते हैं और हमारे मतलब रग रग में ये बसा है। वरना इतनी प्रतिकूल स्थितियों में भी हम कैसे इतना एफर्ट करके आगे आते। अगर आप देखोगे अभी भारतीय लोगों को, वी हैव टू ट्राई ट्वाइस एज हार्ड टू बी हाफ एज गुड। अगर आप अमेरिका में पैदा होते तो आपकी जो अपॉर्चुनिटीज हैं, आपकी जिंदगी में जो प्रोग्रेस होता है वो बहुत क्विकली होता, पर यहाँ पे लोगों को दुगनी क्या कहते हैं एफर्ट डालनी पड़ती है। पर फिर भी आज वहाँ के बड़े बड़े जो कंपनीज हैं उसके सीईओज तो भारतीय लोग ही है ना, भारत के मूल के लोग जो यहीं पे पैदा हुए थे, यहीं पे बड़े हुए थे और यहीं से जाके वहाँ पे काम कर रहे हैं और उनके इंस्टीट्यूशंस को लीड कर रहे हैं। तो जब जब ऐसी बात होगी कि हम अपने उन तत्वों को और मूल्यों को अपनाएंगे जिससे हम एक बेहतर समाज बनते हैं, जिनसे जिससे हम प्रगति की ओर बढ़ते हैं, तो उन्हें तो बुरा लगेगा ही। सबसे पहले तो वो सैवेज तो लगेंगे ही, पर उनकी मतलब एक इकोनॉमी पे भी तो प्रश्न आ जाएगा, बिकॉज अ सिविलाइजेशन व्हिच हैज रीगेन्ड इट्स सेल्फ रिस्पेक्ट वो पीछे थोड़ी रहेगी, और जब तक हम पीछे तब तक ही तो वे आगे हैं। जिस दिन हमने अपनी खोई हुई जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसे पा लिया तो वो तो मतलब पीछे रह जाएंगे ना। सो आई थिंक इट इज बियॉन्ड जस्ट बीइंग सीन एज सैवेजेस। उसके बावजूद और उसके अलावा इस बात पे भी प्रश्न उठ जाता है कि ग्लोबल पिरामिड जो है इकोनॉमी की, उस पे उनकी क्या मतलब स्थिति है और उनका क्या पद है, तो इसलिए भी उनको वो वैसे लगता है। मैं तो जानती हूँ कि रामायण को तो हमने मतलब कण कण में बसाया है। अगर आप देखोगे अभी अर्जुना अवार्डी एक थी, एक बहुत छोटी लड़की थी शीतल देवी, जिनकी मतलब हाथ नहीं है, फिर भी वे मतलब पैरालंपिक्स में वे इतनी आगे गई हैं और उन्होंने इतने सारे अवार्ड्स भी जीत लिए, जबकि वे एक बहुत ही हम्बल परिवार से आती हैं। तो ये कैसे हो सकता है? भगवान राम को भी जब वनवास पे भेजा तो वो उन्होंने संघर्ष चुना ना। वो कह सकते थे कि मैं पहला बेटा हूँ, मैं तो क्राउन प्रिंस हूँ, तो मैं तो मतलब अपनी विरासत ले ही लूंगा। ही कुड हैव कंप्लेन्ड, ही डिडंट कंप्लेन। हमने कभी डिस्क्रिमिनेशन को एक्सक्यूज नहीं वैसे यदि देखा जाए रश्मि जी कि महाराज दशरथ ने कभी भी उनको नहीं कहा कि आप जाइए, उनके जाइए, मुंह से नहीं निकला कभी। कभी नहीं उनको निकला। पता चला कि इस प्रकार का उनसे जो है उनसे मांग की गई है और वे वचनबद्ध हैं, तो उनका वचन रखने के लिए स्वयं उन्होंने ये परित्याग किया। जी, जी। तो हम कभी प्रतिकूल स्थितियों को एक बहाने के तौर पे नहीं लेते हैं कि अरे ऐसा था इसलिए हम ये कर नहीं पाए, अरे वैसा था इसलिए हम कुछ कर नहीं पाए, हम हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, हम कभी ऐसे नहीं कहते हैं। हम हमेशा संघर्ष करते हैं, भले हमें दुगना या
3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 10 टाइम्स संघर्ष करना पड़े, हम करते हैं और हम अपने आप को साबित कर देते हैं कि हम इस चीज़ के हकदार हैं। और अब जब धन संग्रह भी हुआ राम मंदिर के लिए, तो ऐसे-ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने आखिरी 20 रुपए दिए हैं। एक जो कहानी है उनको शायद अभी राम मंदिर की जो पुनर्प्रतिष्ठापन है, उसका उनको न्योता भी गया है अभी उनको। तो वे एक डेस्टिट्यूट औरत थी, बहुत बढ़िया औरत थी, रोड पे थी। तो बहुत सारे राम मंदिर के जो वॉलंटियर्स थे वो घूम रहे थे अपने कैप्स और अपने शर्ट्स पहन के। तो उन्होंने उनको बुलाया कि बेटा आप कर क्या रहे हो? तो उन्होंने बोला कि हम राम मंदिर के लिए धन संग्रह कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं आपको 20 रुपए मतलब कुछ धन देती हूँ, और उन्होंने अपने कोने के जो होते हैं ना आपके बाकी बचे पैसे जो आप एक कोने में ऐसे छिपा के रखते हो, उन्होंने निकाल के ऐसे क्रम्पल्ड एक 20 रुपीज का नोट दिया उनको। तो बच्चों ने लेने से मना कर दिया कि अरे इनके पास तो बस 20 रुपए हैं, अगर हमने ये ले लिया तो मतलब क्या ही होगा। तो वो तो जिद पे अड़ गई। तो उन्होंने कहा कि माँ जी हम बस 10 रुपए ले लेते हैं, आप 10 रुपए रख लीजिए, क्योंकि उन्हें पता था कि ये इनके आखिरी 20 रुपए हैं, ये कहाँ जाएंगी। वो फिर भी नहीं मानी, तो उन्होंने बहाना बना लिया कि हम बस 10 रुपए की पर्चियां काट रहे हैं, तो आपका सिर्फ एक ही नाम होगा ना, तो हम सिर्फ आपको 10 रुपए का पर्ची दे पाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि आप 2 पर्चियां काटिए, एक मेरे नाम पे और एक मेरे मरे हुए बेटे के नाम पे। तो हमारा जो ये है, क्या कहते हैं, जो भाव है, तो ये तो उस गिलहरी का भाव हुआ ना जिन्होंने अपना योगदान दिया था राम सेतु बनाने में। भले ही उनका योगदान बहुत कम था, पर उनको योगदान अपना मतलब अपना परिश्रम करना था, देना था। तो वो फिर भी आए, जब उनका मजाक उड़ाया गया फिर भी वो थे वहां पे और उन्होंने अपना योगदान दिया। हम देख सकते हैं कि पाश्चात्य देश में सिर्फ अमीर चैरिटी करते हैं। इट इज जस्ट आफ्टर यू बिकम अ बिलियनियर या मिलियनियर आप चैरिटी करना चालू करते हो, क्योंकि आपको समाज में प्रतिष्ठा कमानी होती है। पर भारत में तो गरीब अमीर सब, एवरीबडी अलाइक, सब लोग दान करना जानते हैं और दान करते भी हैं। तो दान हमारे धर्म में है, हमारे मूल्यों में है। वो इसीलिए है क्योंकि रामायण और महाभारत जैसे लेख हैं, जैसे ये है, क्या कहते हैं, इतिहास है हमारा, जो हमें सिखाती है कि जिंदगी में सबसे ज्यादा मायना किस चीज का है। तो इट मेक्स अस बेटर पीपल, संजय जी। इट मेक्स अस पीपल। आपने ये जो वाकया सुनाया, एक कहानी आती है महाभारत में। जी महाभारत में जब युधिष्ठिर जो है वो अपना जीतने के बाद, महाभारत जीतने के बाद में जब वो अश्वमेध यज्ञ करते हैं, तो जब वो यज्ञ पूर्ण हो जाता है और उसके बाद वो सबको दक्षिणा दे रहे होते हैं, तो वो एक वो कहानी आती है युधिष्ठिर की और नेवले की। पता नहीं आपने सुनी है कि नहीं सुनी। उसमें जो है एक नेवला आता है, वो आधा सोने का है और आधा भाग उसका नेवले का है। बड़ा सा नेवला है वो, मानवों की भाषा में बोल रहा है, और वो वहाँ पर आता है और जो बिखरा हुआ अन्न है, जो बचा हुआ है, उसमें लोट लगाता है और लोट लगाने के बाद जोर से हंसता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, इस दान का कोई मूल्य नहीं है। तो लोग फिर उससे पूछते हैं क्या हुआ, तो फिर वो किस्सा सुनाता है कि किस प्रकार से कोई ब्राह्मण था जो उच्छ पद्धति से अपना जीवन जीता था, यानी कि जो खेतों में बचा कुचा अन्न होता था उसको ला के और उससे अपना जीवन निर्वहन करता था। तो वो उसके यहाँ नेवला गया था, तो वो उनके पास बहुत दिनों के बाद में इतना अन्न आया था कि वो परिवार भोजन कर सकता था। तो वहाँ पर कोई आ गया, कोई भिक्षुक आ गया, और उस भिक्षुक ने उनसे जब अन्न मांगा, खाने को मांगा, तो पहले ब्राह्मण ने अपना हिस्सा दे दिया, फिर उसका पेट नहीं भरा तो फिर ब्राह्मण की पत्नी ने, फिर उसके बेटे ने, फिर उसकी बहू ने, और बहुत ही प्रसन्नता से, जबकि उन्होंने कई दिनों से नहीं खाया था। तो नेवला कहता है कि मैं वहीं था, उसमें से थोड़ा सा कुछ नीचे गिर गया था, तो मैंने जब वहां पर लोट लगाया तो देखिए मेरा आधा अंग सोने का हो गया, और आपका इतना भारी दान, इसका कोई मूल्य नहीं। तो ये जो है, ये हमारे मूल्य जो है वो इन्हीं तरह की कथाओं में छुपे हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं। बहुत सुंदर आपने जो है ये वाकया सुना दिया। ये जो राम मंदिर का मूवमेंट है, तो युवा वर्ग में इसके प्रति क्या चेतना जाग रही है, जो आपने इसमें अपना जो
पहला जो इसका जो है ब्लड स्वेट एंड टीयर्स, ये यस, ब्लड जी, स्वेट एंड टीयर्स वाला जो है, जो उस समय का जो मूवमेंट है, वैसे तो बताते हैं, जैसा कि अयोध्यावासी बताते हैं, हालांकि मैं बहुत ढूंढ रहा हूँ उसके रेफरेंसेस, जो पूरे मिल नहीं पा रहे हैं मुझको। अयोध्यावासी बताते हैं कि 75 लड़ाइयाँ वहाँ लड़ी गईं जी, मॉडर्न ईरा से पहले, यानी 1858 जब से हमारे पास रिकॉर्ड है, वहाँ 75 लड़ाइयाँ लड़ी गईं। और साधुओं ने, विशेषकर ये जो बैरागी साधु हैं, जो अयोध्या में आप अधिकतर यही रामानंदी बैरागी साधु पाए जाते हैं, जो वो उसमें लगभग सभी में फोर फ्रंट पे थे, और लाखों लोगों की आहुति हुई उसमें। तो आज का यूथ इससे कैसे कनेक्ट कर रहा है? आप क्या देख रही हैं अपने अपने इर्द गिर्द, अपने आसपास? संजय जी, मैं तो अपने इर्द-गिर्द यही देख रही हूँ, हम तो इंस्टाग्राम के जनरेशन वाले बच्चे हैं कि हर रील राम लल्ला के आने का जो वापस अयोध्या आने की सेलिब्रेशन में लगी हुई है। हर रील जो मिलियंस ऑफ व्यूज़ के हैं, वो इसी के हैं। पर युवाओं में डिसइन्फॉर्मेशन भी काफ़ी है। ऐसे नहीं कह सकती हूँ कि सारे युवाओं में ये स्फूर्ति है और ये समझ है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। और उसका कहीं न कहीं कारण ये भी है कि हम सब अभी एटॉमिक फैमिलीज़ में रहते हैं ना, छोटे-छोटे परिवारों में। हम आप तो जानते हैं, सब जानते हैं कि हमारा जो इतिहास है, इसे बहुत डिस्टॉर्ट किया गया है। जो सच में इतिहास है, उसे मतलब प्रिज़र्व नहीं किया गया है। लोगों ने तो वही लिखा वो जो लिखना चाहते थे हमारे बारे में। 10वीं शताब्दी के बारे में तो बिल्कुल बहुत गलत चीज़ें कही गई हैं हमारे बारे में। पर ये हमारी जनरेशन्स को कभी अफ़ेक्ट नहीं किया, क्योंकि हमारे यहाँ वो जो ना क्रैडल स्टोरीज़ की एक आदत है, जहाँ पे नानी या दादी अपने पोता या पोती को कहानियाँ सुनाते हैं। भले ही वो पढ़ी-लिखी ना हो, पर वो ऐसे हमने पास ऑन किया है थ्रू जनरेशन्स। तो डिस्पाइट डिस्टॉर्शन ऑफ हिस्ट्री, हमेशा वो पीढ़ियों में पास ऑन हुआ है। पर मेरी पीढ़ी ऐसी है जो एक मतलब संयुक्त परिवार में पले बड़े हैं, जो मतलब सिर्फ माँ-बाप हैं और दोनों शायद काम पे जाते हैं, तो कोई कहानी बताने वाला है नहीं। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको पता नहीं है कि हमारी मतलब असली हिस्ट्री क्या है, और बेचारे वही पढ़ लेते हैं जो अवेलेबल है, जो हिस्ट्री मटेरियल अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री। उसमें ये भी पाया जाता है कि रामायण तो हिंदुओं की एक मनगढ़ंत कहानी है, कि ये एक मतलब हैलुसिनेशन है, ये एक मतलब माइथोलॉजी है, हिस्ट्री नहीं है, माइथोलॉजी इतिहास है, जी नहीं हाँ, है, हाँ, हाँ। माइथोलॉजी है। हिस्ट्री इट्स माइथोलॉजी एंड नॉट हिस्ट्री, ऐसे बताया जाता है। और कुछ-कुछ हमारे जो वरिष्ठ राम वाज नॉट अ हिस्टोरिकल पर्सन। जी, और कुछ-कुछ हमारे वरिष्ठ हिस्टोरियंस रहे हैं, जिन्होंने ये भी लिखा है, मैंने इसका विद रेफरेंस बुक में वर्णन किया है, कि रामायण जो था, वो गंगा के तट पे रहने वाले फार्मर्स और जो इस साइड विंध्या के जो फार्मर्स थे, विंध्यन एंड गैंजेटिक प्लेन के जो फार्मर्स थे, उनके बीच की एक लड़ाई थी। तो इट वाज़ अ स्कर्मिश बिटवीन 2 फार्मिंग कम्युनिटीज़, और इसे ही बढ़ा-चढ़ा के लोगों ने रामायण बनाया है, हिंदुओं ने। तो ये बस 2 फार्मिंग कम्युनिटीज़ के बीच की एक लड़ाई थी। तो लोगों ने इस हद तक रामायण, भगवान राम और मतलब राम मंदिर की एक जो इम्पोर्टेंस आती है इस पूरी मतलब हिस्ट्री से हमारी रामायण की, उसे डिस्टॉर्ट किया है इन्होंने। डिस्पाइट देयर बीइंग हिस्टोरिकल एविडेंस, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दैट रामायण डिड हैपन, राम सेतु तो है। उन्होंने सबसे पहले कहा कि ये तो एक सैंड बैंक है। फिर जब उस सैंड बैंक जो सेतु है भारत और श्रीलंका के बीच में, उसे बोला गया था कि सैंड बैंक है, ये एक नेचुरल ऑकरिंग सैंड बैंक है, ऐसा कोई राम सेतु नहीं था। फिर जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो उन्होंने कहा दिस इज मैन मेड, दिस इज नॉट अ सैंड बैंक, दिस इज नॉट अ नेचुरली ऑकरिंग सैंड बैंक, इट्स अ मैन मेड ब्रिज। फिर जहां जटायु गिरे थे वहां पे लेपाक्षी मंदिर है। तो जहां जहां जो जो मतलब घटनाएं हुई थी पूरे भारत में, पूरे भारतवर्ष में, एज आई शुड से, वहां वहां उसकी एक मंदिर है या कोई ऐसा प्रतीक है जो बताता है कि ये सच में हुआ था, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। और जो दूसरी एविडेंस है वो लिंग्विस्टिक एविडेंस भी है। हर जो ब्रिज भाषा है, हर जो कोई रीजनल लैंग्वेज है, वहां वहां की जो लपाक्षी मंदिर है, तो उसके जो आसपास की ब्रिज भाषा में जटायु के गिरने के बारे में बहुत ही मतलब क्या कहते हैं, लोकगीत, लोक कहानी सब कुछ है। तो हर हर जो पार्ट है, भाग है भारत के, जहां 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 कुछ कुछ ये विकल्प हुए होंगे रामायण के, वहां वहां
एक तरह से उसकी एक लोकल लैंग्वेज में नरेशन है। एक मनगढ़ंत कहानी को हम इतना तो नहीं अपनाएंगे कि हमने उसको इतना सींच लिया कि हर जगह इसका एक वर्णन है। और सारे हिस्टोरियंस ने ना, सारे जो पाश्चात्य जो पोएट्स है, फिलोसोफर्स है, इन्होंने समय के बारे में एक बहुत सही बात कही है। इन्होंने कहा है कि समय एक ऐसी चीज है जो किसी को फॉरगिव नहीं करता, इट डज नॉट फॉरगिव एनीबॉडी। आप कितने भी बड़े महाराजा हो, आप कितने भी बड़े शासक हो या चक्रवर्ती हो, और आपने कितने भी बड़ी इमारतें बनाई हो अपने नाम की, कितने भी बड़े स्टैच्यूज लगाए हो, एक समय आएगा जब कोई आपको याद नहीं रखेगा, क्योंकि समय इतना अनफॉरगिविंग है। इसके बारे में आई थिंक पर्सी शेल बिशेल ने एक ओzymandias नाम का एक पोएम भी लिखा है कि जिनको गुरूर होता है कि हमें आजीवन लोग याद रखेंगे फॉर जनरेशंस टू कम, उनकी भी प्रतिमाएं मतलब धूल मिट्टी में मिल जाती है। बिल्कुल। पर रामायण को हम लुक ऐसे एट लेनिन। कैसे, लुक एट लेनिन, एग्जैक्टली। पर रामायण को हम कैसे इतना मतलब अपनाए हैं, an entire civilization that to Sanjay ji which believes in tenets of science, जिनका And पूरा not धर्म and not, and साइंटिफिक not है। just India, not just India. नॉट जस्ट इंडिया, बाली, बाली जाओ आप, तो वहां पे भी Bali, क्या Thailand. Look कहते at हैं, Thailand, थाईलैंड, लुक एट थाईलैंड, एग्जैक्टली, इंडोनेशिया जाओ, आप थाईलैंड जाओ, Indonesia. कहीं भी जाओ, Hmm. तो ये एक चिन्ह है। तो ये तभी होगा ना, बिकॉज टाइम इज अनफॉरगिविंग। माइथोलॉजी तो मतलब क्या ही सरवाइव कर देगा संजय जी, मनगढ़ंत कहानी क्या ही सरवाइव कर देगा, जी हाँ, हिस्ट्री ही ये आपने सरवाइव ना चैप्टर, कर पाए। ये पूरा चैप्टर लिखा है आपने इसके ऊपर, जी, हिस्ट्री नॉट हिस्ट्री नॉट मैथोलॉजी। माइथोलॉजी। जी, तो मैंने एक यूथ पर्सपेक्टिव से लिखा है ऐसे संजय जी, क्योंकि यंग लोग तो यही समझते हैं ना, क्योंकि उन्हें तो करेक्ट। यही बताया जाता है कि ये तो एक मनगढ़ंत कहानी है। तो ये क्लियर करना बहुत जरूरी है, यूजिंग आर्कियोलॉजिकल, लिंग्विस्टिक एंड अ फिलोसफी ऑन टाइम, जो मतलब दुनिया में चलती है टाइम को लेके। तो इसके आधार पे अगर आप रामायण को पूरी तरह से देखोगे तो इट स्कोर्स 100 out of 100 इन ईच ऑफ द कैटेगरी। तो ये तो कैसे मनगढ़ंत कहानी है, ये तो आपका ओपिनियन है कि वो ये एक पूरे जो मनगढ़ंत कहानी है। आर्कियो एस्ट्रोनॉमी जो है वो पूरी की पूरी तरह जी, इसको वो करती है। बहुत सारी पुस्तकें हैं दिस, इवन अबाउट द हिस्टोरिकल ड्रामा। आप बीबी लाल जी की और कई और लोगों की पुस्तकें हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं, which give out you give out very very clear evidences, archaeological evidences। क्योंकि archaeological evidences को ही ज़्यादा लोग मानते हैं आजकल के। भाई archaeological मानते हैं। evidence क्या है? Every place that is described, जो भी है आपके रामायण में, वाल्मीकि रामायण की बात कर लें यदि, तो वो हर स्थान जो है उसी नाम से आज भी विद्यमान है। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो है एक टॉपिक है, सुग्रीव्स एटलस। आई डोंट नो वेदर यू हर्ड अबाउट इट। तो वो सुग्रीव जो है जब भेजते हैं लोगों को सीता जी की खोज के लिए, तो वो डिस्क्राइब करते हैं, और उसमें पूरे विश्व के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो डिस्क्राइब है, जिसके ऊपर जी, हमारे एक वो मित्र हैं, आपके आदित्य सत्संगी जी, उन्होंने एक एटलस बनाई भी है, एक्चुअली मेड एन एटलस। वो आए थे हमारे यहाँ जयपुर डायलॉग्स में, उसकी लॉन्च हुई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ही हैड ओनली वन कॉपी, और वो वन कॉपी जो है वो कहाँ गई वो मुझे पता नहीं चला। दी तो उन्होंने मुझको ही थी, बट इन दी हबब आई लॉस्ट इट समवेयर। आई डोंट नो हु हैज इट, बट दैट विल बी इन प्रिंट वेरी सून एंड विल बी अवेलेबल इन इंडिया। तो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये जो आपने इसको इटर्नल श्राइन कहा है, जी। ये इसका क्या बेसिस है? व्हाट इज द आइडिया? तो संजय जी, जब हिंदू धर्म में हम एक मंदिर बनाते हैं, तो हम भगवान को आह्वान करते हैं कि आप यहाँ पे विराजमान हो जाइए। तो एक बार अगर भगवान कहीं पे विराजमान है, तो अगर आपने उस इमारत को भी मतलब गिरा दिया, तब भी भगवान वहीं पे विराजमान रहेंगे। तो Yes, that is the law रामलला, actually. That is the दैट law इज द लॉ, endorsed by the Supreme Court as well. Yes. एग्जैक्टली। तो रामलला को Mm. कोई भी वहां से उठा नहीं पाए हैं। तो Mm. भले ही उन्होंने मंदिर को ध्वस्त किया, पर रामलला तो वहीं रहे, वहीं विराजमान रहे। तो द श्राइन हैज बिन इटर्नल, जो मंदिर रही है वो इटर्नल रही है। तो बृहद संहिता में एक बहुत सुंदर वर्णन है, वेयर हिंदूज बिल्ड देयर टेम्पल्स। तो मैंने उसका एक अनुवाद करके, संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद करके उसे इसमें लिखा है
कि Hindus build their temples where the gods play, and the gods play, you know, where there are rivers and swans and lakes and curlews sing. तो इसका मतलब यही है कि हम भगवान को उस शक्ति केंद्र को मानते हैं जहां पे जो प्राकृतिक एलिमेंट्स हैं वो सबसे ज्यादा रेजोनेंस में है. सो दीज आर पोर्टल्स ऑफ एनर्जी टू द रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स, जहां पे there is a resonance of all earthly elements, जहां पे there's, you know, water flows, the air is pure. तो हमारे लिए इन 5 तत्वों का एक बहुत सिग्निफिकेंस है जहां पे वो रेजोनेंस में है. तो शिवलिंग की हम बात करते हैं, स्वयंभू शिवलिंग, टॉल सिलेंड्रिकल ब्लॉक्स, वो कहाँ पे स्वयंभू हो सकते हैं? फ्रॉम वेयर कैन इट कम आउट ऑफ द अर्थ लाइक दैट? ओनली वेयर देयर इज रेजोनेंस ऑफ ऑल अर्थली एलिमेंट्स. तो ये एक मतलब उस मैंने क्या कहते हैं सेंस से भी लिखा है कि उस पोर्टल को आप हटा नहीं सकते हो. उसका तो यही मतलब है ना कि भगवान वहां पे विराजमान है, वो एक शक्ति केंद्र है. तो उसे आप एक कुछ और इमारत बनाकर आप कल ये नहीं कह सकते कि वो ये अब शक्ति केंद्र नहीं है. वो हमेशा ही एक शक्ति केंद्र रहेगा, भले आप उस पर कोई भी इमारत बनाओ. दूसरी बात यह है कि आप जब एक मंदिर को हटाते हो तो आप हिंदू धर्म के जो जड़ है उस पर आपका वार है. चाणक्य जी ने भी बोला है, बड़े आपको बरगद के पेड़ को मारना है तो उसको काटने के लिए आपको 100 लोगों की जरूरत नहीं है, बस एक मुट्ठी भर आप शक्कर ले चलो और उनके उस पेड़ के जड़ों पे आप छिड़का दो, तो सारे कीड़े मकोड़े आके उन जड़ों को खा जाएगी जो मतलब पोषण देती है उस पेड़ को, और फिर पेड़ अपने आप मर जाएगा. तो हिंदू धर्म भी तो यही है. हमें चैलेंज किया जाता है ना कि अरे आपका तो इतना भव्य सिविलाइजेशन है, आप ऐसे बोलते हो, तो आप एक मंदिर के पीछे क्यों इतने पड़े हुए हो? क्योंकि मंदिर हमारा जड़ है, तो आपने हमारे जड़ों पे आके शक्कर छिड़काया है ना. तो ऐसी ही बात है कि every time a temple is attacked, every time another place of worship is made on a temple, तब एक जड़ पर वार होती है, एक तरह से उसे चैलेंज किया जाता है. एंड मेनी सिविलाइजेशंस हैव जस्ट सीज टू एग्जिस्ट क्योंकि उनके सारे मंदिरों को खत्म किए गए. अगर आप हेजिया सोफिया देखोगे इस्तांबुल में, तो उसके जड़ों में तो आर्टिमिस का टेम्पल है, द ग्रीक क्या कहते हैं गॉडेस आर्टिमिस. आज ग्रीक कल्चर या ग्रीक सिविलाइजेशन या ग्रीक गॉड्स को कितने लोग मानते हैं? कोई नहीं मानता. उनके पूरे सिविलाइजेशन को खत्म किया गया है, उनके सारे मंदिरों को खत्म कर दिए, उनके मंदिरों पे कुछ और बनाया गया और फिर उन्हें खत्म किया गया. और एक ये भी है कि हिंदू धर्म एक ऐसा ही धर्म है, ऐसा एकमात्र एग्जिस्टिंग धर्म है जिसमें मंदिर के स्पॉट का कोई सिग्निफिकेंस होता है. बाकी धर्मों में तो अ टेम्पल और लाइक अ मॉस्क और अ चर्च इज अ प्लेस ऑफ गैदरिंग जहां लोग एकत्रित होते हैं. इट्स नॉट अ शक्ति केंद्र. It is सऊदी not में भी, अमेरिका में भी Mandir is not a congregational place. इट्स अ कॉन्ग्रीगेशनल प्लेस. तो अगर Mandir सऊदी is में not just a congregational place. Mandir. यस, सऊदी में भी जब उन्हें रोड बनाने होते हैं और कोई मॉस्क अगर रोड के रास्ते हैं तो उस मॉस्क को वो कहीं और शिफ्ट कर देते हैं. यूएस में भी चर्चेस को, हिस्टोरिकल चर्चेस को पीस बाय पीस कहीं और उन्होंने शिफ्ट कर दिया है क्योंकि इट इज अ कॉन्ग्रीगेशनल प्लेस एंड इट्स नॉट अ पावर सेंटर. हम देख सकते हैं कि बहुत सारे पुराने मंदिर ऐसे हैं जो शहरों के बीचों बीच और रोडे उनके साइड से निकलते हैं, पर कभी हमने उन्हें शिफ्ट नहीं किया बिकॉज इट कैन नॉट बी शिफ्टेड. द कॉन्सेप्ट इज दैट जब राम जन्मभूमि का पूरा आंदोलन हुआ, उसके बाद जब कोर्ट में मुकदमे गए, तो हिंदुओं ने विनती मांगी थी कि हम इस पूरा जो ढांचा है इसे ब्रिक बाय ब्रिक कहीं और आपको मतलब ये कर देंगे, क्या सेटल कर देंगे, प्लीज मान जाइए आप ये बात. पर वो मानने के लिए तैयार नहीं थे. क्यों मानने के लिए तैयार नहीं थे? क्योंकि ये तो मतलब एक तरह से इट वाज नॉट सिग्निफिकेंट ना कि वो कहां पर है, क्योंकि हमारे लिए शक्ति केंद्र है, उनके लिए कॉन्ग्रीगेशनल स्पेस है. अगर उनका जुड़ाव है उन पत्थरों से तो हम उसे पीस बाय पीस ये करेंगे ना, क्या कहते हैं, रेप्लिकेट करेंगे ना. पर नहीं, उससे भी वो कतराए और वो भी नहीं करना चाहते थे. तो ये एक है, ये पॉलिटिकल स्टांस कॉन्सेप्ट है हाँ, कुव्वतुल इस्लाम. वो इस्लाम की ताकत दिखाने का एक बहुत बड़ा जरिया है. नहीं संजय जी, आई थिंक इट इज आल्सो पॉलिटिकल मूव. क्योंकि आप अगर पोलैंड में देखोगे तो वहां तो क्रिश्चियनिटी ही रहा है. जब रशियन इन्फ्लुएंस था तो ऑर्थोडॉक्स चर्चेस थे, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन चर्चेस,
और उन्होंने सारे रोमन कैथोलिक चर्चेस को मिटा दिए थे जब रशियन हुकूमत शुरू हुई थी पोलैंड पर। उन्होंने सारे रोमन कैथोलिक चर्चेस मिटाए और उन्हीं की जगह पे ऑर्थोडॉक्स चर्चेस बनाए। और जब पोलैंड रिक्लेम्ड इट्स लैंड तो उन्हीं ऑर्थोडॉक्स चर्चेस को मिटाकर उन्होंने वहीं पर रोमन कैथोलिक चर्चेस बनाए। तो इट इज अ पॉलिटिकल मूव ना, टू शो कि हु इज इन चार्ज, जबकि क्रिश्चियनिटी तो एक ही धर्म है, जीसस तो उनका एक ही है। शोइंग ऑफ द पावर, वो तो पूरी तरह से, इनफैक्ट आई डोंट नो हाउ मच यू हैव रेड द कुरान और द हदीस, इट्स देयर इन ऑलमोस्ट एवरी पेज, दैट इज क्वाइट राइट। ये एक आपने ये चैप्टर लिखा है द मैट्रियार्क्स, जी इसको थोड़ा सा बताएं दर्शकों को, 4th चैप्टर ऑफ योर बुक। जी, आई थिंक ये शक्ति के बारे में मैंने लिखा है, क्योंकि दुनिया भर में ऐसे माना जाता है कि स्त्रियों को सबसे ज़्यादा जो राइट्स है वो पाश्चात्य देशों में पहले मिला था और भारत में सबसे बाद में मिला था। ये एक बहुत प्रचलित विमर्श है दुनिया भर में। तो इसलिए मैंने वो मैट्रियार्क्स वाला चैप्टर लिखा, ये दिखाने के लिए पूरा रामायण हुआ था, क्योंकि सीता मैया के जो मतलब that she was forced to do something that she wasn't willing to, तो उनके रिस्पेक्ट के लिए हम एक बड़ी लड़ाई हमने लड़ी थी। तो ये हमारी मतलब एक जगह है, द पोजीशन ऑफ वुमेन इन हिंदू धर्म, एंड कि हम कभी मतलब स्त्रियों को एक अलग भाव से हमने कभी देखा नहीं है, जबकि वर्ल्ड की सारी फिलोसफीज कंसिडर वुमेन टू बी इंफीरियर, बट भारत में वुमेन आर शक्ति का स्वरूप। और जब भी मतलब स्त्रियों को गुस्सा आता है तो हम उन्हें सजाते हैं और हम उनकी पूजा करते हैं, दुर्गा जी का, काली माँ का, हम उन्हें टोकते नहीं हैं। तो दिस इज द सॉर्ट ऑफ यूनिक पर्सपेक्टिव ऑन feminism that we have. जो feminism is a very wrong word, I'd like to say, on शक्ति that we have here in भारत, और इस पे बहुत सारे गलत सरत विमर्श चलते हैं दुनिया भर में। तो मुझे लगा कि मुझे इस पर लिखना चाहिए, क्योंकि रामायण में एक ऐसी स्त्री है सीता मैया जो कि बहुत एम्पावर्ड है अपने आप में, और जिनकी क्लैरिटी ऑफ थॉट कैन एक्चुअली एस्टैब्लिश द रियल मीनिंग ऑफ शक्ति दैट exists in the whole Hindu Dharma. So it's more for the youth, it's more for the West to really understand कि एक शक्ति का क्या रोल रहा है भारतीय सिविलाइजेशन में, और हम इसे कैसे मतलब एक अलग तरीके से देखते हैं, and it's the only civilization that has actually in its true sense respected women. करेक्ट। फिर आपने इसमें एक जो चैप्टर 5th चैप्टर है, इसमें आपने वो सीताराम गोयल जी की जो लिस्ट है जी 2000 टेम्पल्स की, वो रिप्रोड्यूस की है, क्यों? जी, क्योंकि संजय जी, आई फील दैट पीपल नीड टू सी दैट लिस्ट, और जब उस लिस्ट को वो देखेंगे तो एक उसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखा है, तो वो देखेंगे कि अपने हर डिस्ट्रिक्ट में कितने टेम्पल्स हैं वो आपको मिलेंगे। तो इफ यू गो एंड इफ यू सर्च यू विल रियली फील कि आपके साथ क्या हुआ है। द स्केल इज स्टिल लॉस्ट टू द पीपल. So I thought I should reproduce and I've reproduced it word to word as I've put it in the book, that it's reproduced from Hindu temples, what happened to them. I just feel like more people need to look at that list. More people haven't looked at that list from my generation. Yes. Right. I didn't know that list existed. I used to think, trust me Sanjay ji, कि लोग कहते हैं ना कि काशी मथुरा बाकी है, मुझे लगा कि अयोध्या के बाद काशी मथुरा ही बाकी है। फिर मुझे पता चला कि नहीं नहीं, कुछ और मंदिरों के साथ भी हुआ है। तो मुझे लगा कि 10-20 मंदिर होंगे दुनिया भर में, मतलब भारत भर में, भारतवर्ष के भर में, जिनके साथ ये हुआ है, पर ऐसा नहीं है। और मुझे लगा, मुझे उस लिस्ट को देखने के बाद ये महसूस हुआ कि कितना मतलब बड़ा ये है। तो मुझे लगा कि जब मैं राम मंदिर की बात करूंगी, राम जन्मभूमि मूवमेंट की, तो मुझे ये लिखना चाहिए ताकि लोग अपने शहरों में, अपने डिस्ट्रिक्ट्स में इसे आइडेंटिफाई करें और अपने लोकल कोर्ट्स में मुकदमे चालू करें। क्योंकि आप ये होप नहीं कर सकते कि भगत सिंह बगल वाले के घर पे ही पैदा हो। तो अगर हम ये सारे टेम्पल्स को मतलब एक तरह से रिक्लेम करना चाहते हैं, तो हमें इसे जोड़ने की भी जरूरत है कि एक एस्टैब्लिश्ड और सक्सेसफुल मूवमेंट के साथ, और लोगों को प्रेरणा भी देने की जरूरत है कि वे अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में, लोकल कोर्ट्स में केसेस फाइल करना चालू कर दे, सो दैट दिस रिक्लेमेशन इन इट्स ट्रू सेंस कैन बिगिन। क्योंकि राम जन्मभूमि की जो हमने, इट्स जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, तो अभी बहुत चीजें बाकी है। सो आई वांटेड टू कनेक्ट दैट
to the Ram Janmabhoomi movement. So I thought it would be very impactful to leave the list there. And बहुत लोगों ने उस लिस्ट को देख के बोला कि हमें पता ही नहीं था कि हमारे शहर में इतनी सारी मतलब हमारे पावन पवित्र मंदिर थे जिन्हें तोड़कर ये इमारतें बनाई गई हैं. When they see that, and they've written, many young people have written to me after looking at that list, and it has a great level of shock value to show that the battle will come to your doorstep soon, and it has already come to your doorstep. It has come to your district. आपके district में, आपके मतलब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के रेडियस में भी अयोध्या जैसी एक काशी या मथुरा जैसी एक घटना घटी है. तो वो it brings it close to home, क्योंकि हम हमेशा ये भी सोचते हैं ना that tragedy will never happen with me, किसी और के साथ होगा, it can't happen with me, but I think it brings that reality back. So I thought I should connect the two because it makes sense in that way. So all credits to the work he did, but I thought that the young people need to look at it, and I regret the fact that I didn't look at it sooner. ओके आपने बाद में लास्ट चैप्टर में बांग्लादेश में जो हो रहा है उसका भी उल्लेख किया है, दैट इज आल्सो अप्रोप्रिएट आई गेस. तो इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कंप्लेसेंसी आपको जो 8th चैप्टर है इसमें इनकन्वीनियंट ट्रूथ 7th और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कंप्लेसेंसी, इसके बारे में बताएं. संजय जी, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कंप्लेसेंसी तो पता ही है कि क्या हो रहा है. हम तो सोचते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में हो रहा था तो हम चुप बैठ गए, फिर कश्मीर में हुआ तो फिर हम चुप बैठ गए, फिर अब बंगाल में हो रहा है, केरल में हो रहा है, कर्नाटक के कई भागों में भी हो रहा है, हर सिटी में कहीं कहीं एक आइसोलेटेड तरह से हो रहा है. तो कंप्लेसेंसी का तो यही क्या कहते हैं नतीजा होगा ना. अगर हम चुप बैठेंगे और हम खुश हो जाएंगे, कंफर्ट जोन में आ जाएंगे, तो बातें बहुत बिगड़ जाएंगी. तो आई जस्ट वांटेड टू ब्रिंग दैट एस्पेक्ट टू द फ्रंट एंड ऑल्सो रिमाइंड पीपल कि हुआ क्या था. अभी तो बहुत चीजें मतलब विलिफाइड ही है. कार सेवक भी आज भी विलिफाइड ही है. लोगों को लगता है कि जो कार सेवकों ने किया वो तो गलत किया. लोगों को पता नहीं है कि कार सेवकों ने क्या खतरा मोल लिया था. कार सेवकों को जो मारा गया था ना, उनके शवों को पत्थर से बांध के सरयू में फेंका गया था, ये किसी को नहीं पता. हम हमारे भारत में जब भी एक टेररिस्ट को बाकी देश से जो घुसकर यहाँ पे घुसपैठी करते हैं, उनको भी जब हम सजा देते हैं, when they're given capital punishment, उनके शव को भी हम रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करते हैं. दे आर गिवन द करेक्ट लास्ट राइट्स एज पर देयर धर्म, एज पर द रिस्पेक्ट दैट एवरी बॉडी डिजर्व्स, एवरी डेड बॉडी डिजर्व्स. पर कार सेवकों के साथ ये नहीं हुआ. डिलिबरेटली ये किया गया कि हम पत्थर बांध के इनको सरयू में फेंकेंगे ताकि उनकी बॉडी कभी ऊपर ना आए और कभी मतलब देयर कांट बी एनी लास्ट राइट्स. यू कैन इमेजिन the way in which these people have been persecuted. They have been burnt alive, जिंदा जलाए गए हैं, फिर भी उन्हें persecute करते हैं. दुनिया भर में जब मैं जाती हूँ ना, मैं मतलब मैंने काफी ट्रैवल किया, बाहर से पढ़ाई करी है मैंने, तो मैं देखती हूँ कि बहुत सारे जो मूवमेंट्स उसे ग्लोरीफाई करते हैं कि अरे फ्रेंच रेवोल्यूशन, अरे कल्चरल रेवोल्यूशन. और उसमें आप देख सकते हो, अगर आपने पूरी इन डेप्थ स्टडी करी है तो आप देखोगे कि एंड में कार्नेज ही हुआ था, कि किसी की एक बड़ी फिलॉसफी थी और उसने लोगों को इंसाइट कर दिया कि फ्रीडम के लिए या किसी चीज के लिए आपको ये करना चाहिए. नॉट इन द केस ऑफ कल्चरल रेवोल्यूशन. तो लोग मतलब भावुक होके उस कॉज के लिए तो उतरते हैं, पर एंड में ना also in case of cultural revolution, think of China. No, but the intention was not freedom. The intention was to reinforce Mao's superiority. But end में लोगों में जो होती है ना वो वायलेंट नेचर, वो बाहर आ जाती है और उसके चलते देयर इज कार्नेज, तहस नहस मचा देते हैं पूरे मतलब समाज में. सो देयर इज कार्नेज. सो एवरी मूवमेंट हैज गिवन स्पेस फॉर पीपल्स वाइल्ड साइड टू कम आउट. कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट जोन में साइकोपैथ्स प्रॉस्पर, दे बिकम लीडर्स, क्योंकि देयर इज स्पेस फॉर पीपल्स क्या कहते हैं वायलेंस टू कम आउट. पर अयोध्या में जब 92 में कार सेवा हुआ, तब तो वहां पे 70+ 80 ऑलमोस्ट ये थे मस्जिद थे. एक मस्जिद तक को खरोच नहीं आई है. तो इट स्पीक्स ऑफ द प्योरिटी ऑफ द मूवमेंट एज वेल, संजय जी, कि कितनी मतलब उसमें क्लैरिटी ऑफ थॉट थी और वो कितना एक मतलब धार्मिक था. एंड इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ अ मूवमेंट शुड बी. एंड वी हैव एग्जाम्पल्स ऑफ मूवमेंट्स
जहाँ पे कार्नेज ही हुआ है, जहाँ पे डैमेज ही रहा है, जिसने कुछ ज्यादा अचीव नहीं किया है, पर उसे ग्लोरीफाई किया जाता है कि द मीन्स जस्टिफाई द एंड, whilst the means in nowhere compared to the ends that it's brought about. तो there's this whole reversal of क्या कहते हैं narrative as well. So I try to address that a little bit by bringing some examples from everywhere, क्योंकि अगर आप भारतीय बात करेंगे तो लोग कहेंगे कि अरे यार वापस शुरू हो गए, पर अगर आप बाहर के examples दोगे तो लोग कहेंगे कि अरे नहीं नहीं सही कह रही है. तो मुझे लगा कि I should actually bring the comparison, make the columns, and then people will actually see कि what are we really doing, कि हमारे हम मतलब उजाला है पर हम अपने आंखों पे ऐसे मतलब हाथ रख के कह रहे कि अंधेरा है अंधेरा है. तो यही तो बात हुआ ना राम जन्मभूमि मूवमेंट का, जबकि इट इज सच अ exemplary movement, but we like to glorify every other movement from outside and then say कि हमारे जो movements थे ये तो सही नहीं थे, we have to learn from somewhere else. And in the end, you have also quoted a letter from a car sevak. Yes, I have. Okay. So वो it's थोड़ा a सा lot. बताएं. What is that? तो संजय जी, लोगों को पता नहीं है पर मैं एक कार सेवक की बेटी हूँ, एंड आई थॉट really? लोगों को पता नहीं है ये बात. Really? जी, I've never थोड़ा spoken और about थोड़ा this. बताएं. आपके पिताजी गए थे? हाँ, पिताजी गए थे कार सेवा में, 92 में गए थे, एंड ही वाज देयर फॉर 42 डेज. 6 नवंबर को गए थे और दिसंबर 10, 11, 12 तक वहां पे मतलब थे. 6 दिसंबर के बाद तो कोई वो वहां से कोई ईंट वीट लेके आए? हाँ जरूर, वो तो बैगों में भर के लेके आए थे ना. तो ईंट भी लेके आए थे और उन्हें छुपना भी पड़ा था तब, क्योंकि तब ऐसे बैन किए गए थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बैन किया गया था, और ऐसा मतलब डर था कि क्या होगा क्या नहीं होगा. तो पिताजी आई थिंक 24-25 साल के थे. मैं अभी 25 साल की हूँ. सो ही वाज देयर एट माय एज. मैं उनकी शादी भी नहीं हुई थी, मैं आई वाज नॉट इवन बोर्न. तो तब तो कोई मतलब फोन वोन कुछ नहीं था, और घर वालों को तो पता भी नहीं था कि ये वापस आएगा या नहीं आएगा या इसके साथ क्या हुआ है. लाइक दे हैड नो आइडिया. एंड इट्स एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू पीपल्स मेमोरीज, क्योंकि पिताजी 1990 के कार सेवा में नहीं गए थे. तो it's a combination of the two kind of memories of somebody else as well who wants to remain anonymous, and my father's memories. So it's a combination of these two memories, and it's a letter written by them to actually put their side outside and to really go through what they went through. And really because I think एक करेज चाहिए ना संजय जी, जब आपको पता है कि वहां पे पुलिस रेडी है आपको मारने के लिए, जब आपको पता है कि आपकी पिटाई होने वाली है, जब आपको पता है कि आप जिंदा वापस शायद ना आए, तो आप क्यों जाएंगे. तो वो जो भाव है, आई थॉट people need to know why did people go despite knowing that they could die. एंड इसलिए मैंने सोचा कि आई शुड पुट द लेटर आउट. एंड कुछ ऐसे लोग थे जो जिन्होंने अपने साथियों को खोया भी है, फिर भी वो वापस दूसरी कार सेवा में गए, और उन्होंने वो एक्सपीरियंस किया है ऑफ द इनफ्लक्स ऑफ पीपल फ्रॉम everywhere across the world, across Bharat, not the world, sorry, everywhere across the sacred geography of Bharat. तो लोग बस आ ही रहे थे. एंड पिताजी कहते हैं कि मतलब people have come from such corners of भारत, जहां तक इनको मतलब ये बात भी नहीं पहुंची थी कि कार सेवा होगी, पर फिर भी बात इतनी फैल गई थी कि लोग वहां आ गए थे. और वो इसकी भी बात करते हैं कि तब मतलब वो इंफॉर्मेशन डिसिपेशन में काफी समय लगता था, कि कुछ हो जाता था और एक दिन बाद लोगों को पता चल जाता था. तो उसका एक एडवांटेज भी था कि वहां कार सेवा हुई, पर जब तक बात फैली तब तक वो सब निकल पाए थे वहां से, वरना नहीं पता कि क्या होता. तो ये भी एक बात है. और जब वो वापस आ रहे थे तो वहां से पूरी उनको वापस मंगलूर आना था, तो पूरा मतलब बहुत लंबा सफर है ना, तो पूरा डर था कि हमें रोक दिया जाएगा और हमारी मतलब ट्रेन को आग लगाई जाएगी. वो पूरा था कि होगा, पर फिर भी वो गए और फिर भी वो वापस आ गए. तो आई थिंक दैट काइंड ऑफ जो धैर्य है और जो संघर्ष करने की जो शक्ति है ना, तो आई वांटेड टू ब्रिंग दैट आउट इन दैट लेटर. एंड मैंने लिखा नहीं है कि ये किनकी मतलब मेमोरीज है, बट ये एक्चुअली दैट पार्टली माय फादर्स मेमोरीज. Okay, so that was a letter from him to the family, is it? No.
that is like part of his memories, so that is his letter to the kind of the world, and it also Okay. includes somebody else's memories, and they kind of explain what their state of mind was and why they went, and that they didn't mean harm to anybody, and what they wanted, what their intention was, it speaks to that. So it is like an open letter kind of a thing from a car sevak. So letter from a car sevak, so it's partly his memories and it's partly somebody else's memories who was there for both the car sevas. ओके, वंडरफुल। तो एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि हम बात कर रहे हैं एक युवा लेखिका से जिन्होंने ये लिखा है राम जन्मभूमि, द इंस्पिरेशन फॉर हिंदू रिसर्जेंस। और ये देख रही हैं, ये हिंदू पुनरुत्थान अपने आसपास के युवा वर्ग में होते हुए विशेषकर से। अब मैं तो आपसे एक जनरेशन पहले का हूँ, और ये जो विशेषकर ये बातें जो हैं उत्तर प्रदेश में तो लोग जानते हैं, संभवतः उत्तर भारत में भी जानते होंगे आसपास, क्योंकि ये बातें जो है वो पूरी लोक प्रचलन में आ जाती हैं, दे बिकम कॉमन नॉलेज अमंग द masses। संजय जी, सबसे ज्यादा बट कार आई से आए थे। तो ये पूरा सबसे विमर्श है ना कि नॉर्थ साउथ का जो विमर्श है ना, मिटा देती है उसे। सब कर्नाटका से तो बहुत आए थे, और सबसे ज्यादा बहुत आंध्र प्रदेश से आए थे। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से सबसे ज्यादा आए हाँ, गए थे, और पहली जो और टुकड़ी है वो बैंगलोर से गई थी जिसमें पापा थे। और जिस पहली टुकड़ी ने हमला किया था उस ढांचे के ऊपर, वो बताते हैं कि वो आंध्र प्रदेश से थी, अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश। अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश। करेक्ट, वेरी वेरी करेक्ट। तो आपको बहुत शुभकामनाएं इस पुस्तक की सफलता के लिए, और आपने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव दिया है, विशेषकर यूथ पर्सपेक्टिव। अभी मुझे याद है, या आजकल तो जो वो पुराने हमारे जिनको हम जयपुर डायलॉग्स में हम उनको पंचमक्कार बोलते हैं कुछ लोग उनको लेफ्ट लिबरल बोलते हैं, दो ऑफ कोर्स आई डोंट नो, इट्स एन ऑक्सीमोरॉन, हाउ कैन द लेफ्ट बी लिबरल or the liberals How be can we left, let- but Exactly. that's how it is. That's how the West has managed to warp itself completely. तो नीरजा चौधरी का एक बड़ा, it's become very famous, क्योंकि that shows कि how the leftists and what I would call the itinerant followers of the Gandhi family are now coming to look at the facts, Yes. or rather the facts are now staring them in the face. और वो कह रही हैं कि जब मैं 5 साल पहले गई थी काशी और गंगा आरती में तो 2000 लोग थे, और मैं अभी जाके आई हूँ तो वहाँ 70-80 हजार थे, और मोस्ट ऑफ देम वर यंग, most of them were young students, freshly married couples, young children। ये तो डेफिनेटली जो आप ये हिंदू रिसर्जेंस की बात कह रही हैं, वो मैं तो देखता ही हूँ, लेकिन मुझे कई बार लगता है कि मे बी आई एम बायस्ड, बट कमिंग फ्रॉम यू Yes. from the next generation, this is really really very very inspiring. So once again, thank you very much and best wishes for this Thank you. बहुत बहुत beautiful धन्यवाद book। संजय जी। जिनको भी ये इस पुस्तक के बारे में जानकारी चाहिए, आप इसको अमेज़न पर ले सकते हैं। दिस इज प्रिंटेड, दिस इज पब्लिश्ड बाय ब्लू वन इंक, और ये उपलब्ध है And all the money, author proceeds is being donated to Ram Mandir. तो That's जो भी wonderful। author proceeds से हम इसे राम मंदिर में every cent is being donated to Ram तो Mandir. जो भी इनको आप इस पुस्तक को लेंगे तो आप राम मंदिर की सेवा कर रहे होंगे। सेवा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी, दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और जय श्री राम। जय श्री राम।